बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत करते हैं खबर पार की, खबरार की। यख बस्ता हवाएं शायद चलना बंद हो जाएंगी, बर्फ़ पिघलना भी शुरू हो जाएगी। खबरें आ रही हैं कि 2019 को जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 5 अगस्त की तारीख को लेकर सवालात उठे थे, मामलात बिगड़े थे, बातचीत रुक गई थी और आर पार की तिजारत भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद क्या कुछ नया बनने वाला था वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये सब कुछ टूटने वाला है। वो यकबस्ता हवाएं जो हैं वो चलना बंद हो जाएंगी, वो बर्फ़ पिघलना भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ट्रैक 2 है, बैक चैनल का है। और ज़राया से लेके कुछ अखबारी खबरें ये भी हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बैक चैनल एक्टिविटीज़ जो हैं दोबारा सरगर्म हो गई हैं और इस सरगर्मी के बीच में हवा बदलने वाली है, मौसम का मिजाज भी बदल सकता है और आर और पार के बड़े लोग मिल भी सकते हैं। बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन इस बातचीत के सिलसिले में पाकिस्तान शहरग की बात करता है, हिंदुस्तान सरताज की बात करता है। और शहरग और ताज के बीच में बताया यही जाता है कि 5 अगस्त का फैसला फिलहाल भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक रोड़े का अटकारा बना हुआ है। और उधर खबरें आ रही हैं कि अंकल साम भी काफ़ी सरगर्म हो गए हैं और अमेरिका ने अपनी दादागिरी या हिंदुस्तान पाकिस्तान को नज़दीक लाने के लिए कोशिश करते हुए दोनों ममालिक को बातचीत शुरू करने का मशवरा भी दिया है। बैक चैनल पे ये मशवरा, ये बातचीत कितनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज़रूरी यही समझा जाता है कि पाकिस्तान ज़रूर ये बताएगा कि फैसला 5 अगस्त की तारीख को, और हिंदुस्तान बता रहा है कि तारीख सुइयां पीछे नहीं मोड़ी जा सकती हैं। और जब सुइयां पीछे न मोड़ी जाए, उधर से एक ही बात हो, तो फिर क्या बातचीत आगे बढ़ेगी। उसके पस मंज़र में भी कुछ सियासी तजिया निगार अपनी राय देते हुए बता रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका को बड़ी मजबूरी है और वो है पाकिस्तान में सरकार की स्टेबिलिटी की। पाकिस्तान में इमरान खान के जाने के बाद जो आम तौर पे पाकिस्तान में इल्ज़ाम आयद है, अवाम पाकिस्तान की बता रही है कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड सरकार है और ये अमेरिका की इम्पोर्टेड सरकार है, अमेरिका के ही बेसाखियों पे चल रही है। उसी इम्पोर्टेड सरकार को कुछ पैकेज या कुछ न कुछ सहारा देने के लिए पाकिस्तान में अमेरिका चाहता है कि मसले कश्मीर के हवाले सरगर्मियां हों और कश्मीर के हवाले से सरगर्मियां होते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हिंदुस्तान का ये रहेगा कि वो हिंदुस्तान जिसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हवाले से मनवाते हुए, जहाँ अमेरिका ने यूक्रेन और रूस की लड़ाई के दौरान रूस से कुछ खरीदने से लोगों को मना भी किया था, पाकिस्तान की नस भी रोक दी थी, वह हिंदुस्तान ने अमेरिका को अपने आंखें दिखाते हुए रूस से बाज़ाब्ता तौर पर भी खरीदा, बाकी सौदेबाजी भी की। तो फिर क्या अमेरिका कोई दोस्त दबाव कर सकता है, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन सियासी तजिया निगार इसका जवाब भी देते हुए बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की भी कुछ मजबूरियां हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे आगे बढ़ने की। तो उन्हीं मजबूरियों के बीच में बातचीत की बात की जाएगी और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को कोई पैकेज या कोई सेफ रास्ता देने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बात की जाएगी। और ये बातचीत लंबे होते पाकिस्तान में इंतखाबात भी हो जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा बात कहाँ तक जाती है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा पहलू और नज़रें तो हैं, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है कि कोई मुस्बत नताइज निकल भी सकेंगे। लेकिन इस सारे के बीच में हिंदुस्तान हर वक्त इल्ज़ाम आयद करता रहता है कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है ये पाकिस्तान है। और इसी मिलिटेंसी का हाल बताएं कि पिछले कई दिनों से हर रोज़ सुबह की शुरुआत हमें गोलीबारी की खबर से आती है, अमवात से आती है, और आज की शुरुआत भी इसी खबर से हुई। अब बताएं, कल रात को ही पुलिस ने अपने ट्वीट पर बताया था कि पुलवामा के गंदरपुरा के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुआसरे में लिया गया है। और पुलवामा में इस दौरान पुलिस ने कल बताया था कि गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। रात देर गए पुलिस ने बताया कि अंधेरा होने की वजह से इलाके में जो गोलीबारी है वो फिलहाल रोक दी गई है। और इस दौरान सुबह पहली किरण के साथ फिर गोली चलना शुरू हुई और बाद दोपहर यही बताया गया कि इसमें 2 मिलिटेंट मारे। कल शाम पुलिस ने ट्वीट में यह भी बताया था कि यहाँ जो मिलिटेंट फंसे हुए हैं उनमें से एक जो है वो आबिद शाह है। और आबिद शाह के बारे में पुलिस ने बताया कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार रियाज अहमद के इलाकत में मुलविस था। और इसी सारे मामले के पस मंज़र में रात भर जो सूरत हाल रही
आज सुबह शुरुआत इलाके से घने धुएं से उठने के वाक़ात से देखने को मिली और इस दौरान पुलिस ने बताया कि बड़ी तादाद लोगों को इस एनकाउंटर से बाहर निकालने के लिए मशक्कत भी पुलिस को करनी पड़ी। और बाद दोपहर आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में मुकामी नौजवानों को मिलिटेंटों में शमूल इख्तियार करने से बाज रखने के लिए कई महाजों पर पुलिस काम कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ राग़िब करने की कोशिश करेंगे उन पे PSA लगाया जा रहा है। और बंदूक उठाने से बाज रखने के लिए उन्होंने बताया कि पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। विजय कुमार ने श्रीनगर में मीडिया से बात हुए क्या बताया, हम आपको सुनाते हैं। जो खबर मिली थी कि जैश मोहम्मद के 2 लोकल टेररिस्ट छिपे हुए हैं, पुलिस आर्मी से आर्मी में कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गई क्योंकि अंधेरा हो गया था और टेररिस्ट 2-3 ऑफिसर्स को शिफ्ट किया था। तो रात में ऑपरेशन को रोक दिए, सारे सिविलियन के विकेट। आज मॉर्निंग फिर से फायरिंग शुरू हुआ जिसमें जैश मोहम्मद के 2 टेररिस्ट मारे गए। इसमें साकिब एक लोकल है, दूसरा आबिद है। ये दोनों हमारे वाले जो कांस्टेबल रियाज साहब थे उसको 13 मई को अटैक करके उसको मार दिया था। तो उसको जस्टिस यार साहब को जस्टिस होगा। देखिए इसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला तो पेरेंट्स से हेल्प लेके कुछ बच्चों को वापस लाए हैं, कुछ जो है टेक्निकल सर्वेलेंस से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसको अरेस्ट किए, जो उसको मोटिवेट करता है, रिक्रूट करता है, उसको PSM बुक करके बाहर आउट ऑफ स्टेट भेजे हैं। उसके अलावा कुछ विजय कुमार आज कश्मीर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं 1990 से मिलिटेंसी या दूसरी इस तरह की सरगर्मी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रखे हुए है। और खबरें मिल रही हैं कि लगभग 200 अफराद जो सरकारी मुलाजमे अफसरान हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो ये फरिस्त जो है हतमी शक्ल दे चुके हैं। अब ये हतमी फरिस्त जो है सरकार के पास है। 1990 के बाद की ये साल है और इस साल में ऐसे अफराद के खिलाफ शायद सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। खबरें आ रही हैं 200 के करीब सरकारी मुलाजमीन की रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जा चुकी है। और अब ज़रा नाज़रीन सरकार का आउटरीच प्रोग्राम भी आपको बताते चलें। मरकज़ी सरकार ने पिछले 3 सालों से पब्लिक सरकार आउटरीच प्रोग्राम बना रखा है और सरकार के नुमाइंदे आवाम तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मरकज़ी वज़रा भी पिछले साल भी उससे पहले भी जम्मू कश्मीर के लगातार दौरे करते रहे और अब की बार भी सरकार के आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के सभी जिलों मरकज़ी वज़रा पहुँच रहे हैं। और इसी की शुरुआत में आज मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बडगाम के इलाके का दौरा किया और बडगाम के इलाके में उन्होंने अस्पताल से लेकर स्कूल का इनॉग्रेशन भी किया। संग बुनियाद ना रखा लेकिन उसका इनॉग्रेशन किया। और इनॉग्रेशन के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मरकजी सरकार आउटरीच प्रोग्राम के तहत आवाम के मसाइल सुनेगी, उन मसाइल को दिल्ली ले जाएगी, जो मौके पर हल कराए जा सकते हैं उनको मौके पर हल कराया जाएगा। और जहां ज़रूरत होगी कैबिनेट से दिल्ली से कोई फैसला लेने की तो उस हवाले से भी इकदाम उठाए जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तामीर और तरक्की का नाम लेते हुए बताया कि 8 साल सरकार को मोदी सरकार को हो चुके हैं और इन सालों में मोदी सरकार ने अवाम की सिर्फ खिदमत ही की है। और इन 8 सालों के साथ साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है उसका जवाब भी हम दे रहे हैं और उसी तरह से उस तरह से नहीं दे रहे हैं जिस तरह से माजी में दिया जाता था। और ये भी बताया कि हम तामीर और तरक्की के सिर्फ दावे नहीं करते हैं बल्कि आदाद शुमार भी सब सामने है और सयाम की आमद ही बयान करती है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कितना काम किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बराह रास्त सुनते हैं कि हम मुल्क और मुआशरे की सेवा उसे अपना परिवार समझ करके करें, अपना कुंबा समझ कर करें। मुझे खुशी है इस बात की और तसल्ली भी है कि उसी भाव और उसी स्पिरिट को लेकर के आज 3-4 एक कड़ी में प्रोग्राम यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया ने किए हैं। उसमें एक प्रोग्राम के तहत के ऐसे बच्चे जो अपना एक वालिदैन खो बैठे थे उनको किसी तरह से सक्षम स्कीम के तहत इमदाद दी जाए। एक PM केयर्स का किया है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने सुबह, लेकिन खुशकिस्मती से इस जिले में उस तरह का कोई बच्चा नहीं था कि जिसके दोनों वालिदैन खो बैठे हों। हम इनको कतई अनाथ या यतीम नहीं कहते क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये भारतीय समाज
और हमारे मुआशरे के बच्चे हैं, और उस सेवा भाव से इनको आज इमदाद दी गई। आयुष्मान के हेल्थ इंश्योरेंस गोल्ड कार्ड भी दिए गए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बडगाम के दौरे पे 2 रोजा दौरा, और इस दौरे के साथ साथ बताएं कि बड़ी तादाद में अब की बार भी मंत्री वजीर मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी आ सकती हैं, अमित शाह भी आ सकते हैं, और साबका मरकजी वजीर दाखिला भी आ सकते हैं, और बड़ी समाजी से जो सियासी शख्सियात हैं वो अब की बार पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। और पब्लिक आउटरीच में गवर्नर का आउटरीच प्रोग्राम भी चल रहा है, और गवर्नर के आउटरीच प्रोग्राम में पुलवामा के अवंतीपोरा की बारी थी, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अवंतीपोरा में कबायली तबके के लिए 5 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि गवर्नर ने मॉडल ट्राइबल ट्रांजिट और रेजिडेंट स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल और पुलवामा में कबायली बरादरी के लिए लगभग 18 के करीब प्रोजेक्टों का बुनियाद भी रखा, जिस पर 51 करोड़ रुपए से जायद का खर्चा आ सकता है। यहाँ मनोज सिन्हा ने अपने खताब में बताया कि इस बात को यकीनी बनाने पर मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि मयारी तालीम कबायली अमूर के बच्चों तक पहुंचाई जा सके, जो तवील उर्से से अपने हकूक से महरूम हैं। और यही वजह है कि कबायली तुलबा के लिए नए हॉस्टल, स्मार्ट क्लासेस और रिकॉर्ड तादाद में वज़ाइफ, माशी खुशहाली और तरक्की के दरवाजे खोले जा रहे हैं। शाहिद इकबाल चौधरी, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीर हक चौधरी और विजय कुमार यहाँ मौजूद थे, और यहाँ उन्होंने बताया कि कबायली बरादरी के इम्कानात पहले कभी इतने रोशन नहीं थे जितने आज हुए हैं, और जंगलात के हकूक का कानून हो, पीएम धन योजना हो, सेहत की देखभाल, ट्रांसपोर्ट की सहूलियत, हॉस्टल और गाँव हुनर की तरक्की या दूसरे मामलात, सब पिछली आज़ादी से लेकर कभी इतना काम नहीं हुआ था जितना इन 2 वर्षों में किया गया है, मनोज सिन्हा ने यहाँ बताया। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितने भी सेंटर्स पर स्कीमें यहाँ जो आज तक नहीं, जिनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा था, आज ज़िला पुलवामा के सरजमीन गौरीपुरा में इस सारी स्कीमों का जो यहाँ पे उन स्कीमों का संग बुनियाद रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस चीज़ का यहाँ संग बुनियाद रखा गया वो शायद ये तबका जो है इसको कभी शिकायत करने का किसी तकनीकी वजह से एमएलजी साहब का बाइट नहीं चला पाई, लेकिन यासीन पोसवाल गुजर लीडर और वजीर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा कर रहे थे और बता रहे थे जो कुछ किसी और ने नहीं किया, अब की बार मनोज सिन्हा ने किया है, अब की बार बीजेपी सरकार ने किया है। और आपको नाज़रीन ज़रा कांग्रेस का हाल भी बताते चले। मुल्क से लेकर रियासत तक कांग्रेस जिस हाल में अब है उस हाल के हवाले से सब जानते हैं, और कुछ लोग बता रहे हैं बेहाल है, लेकिन इसी बेहाल कांग्रेस को नई जान डालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और अब की बार अगला पड़ाव पत्ती टाप कर रखते हुए कांग्रेस ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब की बार पत्ती टाप पर 3 रोज़ा वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस शुरू की जा रही है, जिसमें साबका वुज़रा, साबका अहदेदार, साबका एमएलए और कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडरान शिरकत कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इस वर्कशॉप, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत होगी, बहस मुबासा होगा और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीए मीर, रमन बल्ला और दूसरे कांग्रेस लीडरान मौजूद थे, और यहाँ इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो आम आदमी सब उससे बेखबर नहीं है, और ये बेखबर दूसरों को बनाए जाने की कोशिश सिर्फ बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर को जिस हाल तक पहुंचाया है उस हाल से निकालना बड़ा मुश्किल भी साबित होगा। तो क्या बताया जरा वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कल से पूरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस का 3 दिन का शिविर कहिए, वर्कशॉप कहिए, पटना में हमारा 3 दिन का है, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, पीसीसी ऑफिस बेयरर्स हैं, ओहदेदार हैं, ज़िला प्रेसिडेंट साहिबान हैं, 3 दिन का एक किस्म का मंथन शिविर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेकर मंथन करेगी। और उसमें कल 31 को शुरू होगा, इनडायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वगैरह, मगर फॉर्मल कैंपिंग।
जे मीर अगला पड़ाव पंजाब का सयाहती मुकाम और यहाँ पे सारी कांग्रेस जमा होगी। लेकिन आपको बताते चले एक और पहलू भी हमारे यहाँ, उन्हें इंजीनियर का भी कहा जाता था, फिर सरकार ने उन्हें महकमे में भी लाया और उस महकमे में लेते हुए कभी उनका नाम बदला, कभी काम बदला और उससे नरेगा के साथ जोड़ा गया। और यही नरेगा इंजीनियर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे, सवाल भी उठाते रहे। पिछली सरकार से लेकर आज तक भी सरकार इनके खिलाफ नारेबाजी करती रही है और आज भी नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा और करेंगे भी क्यों नहीं। ये बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्कत के बने तो इंजीनियर थे, लेकिन सरकार ने इन्हें रोजी रोटी के चक्कर में ऐसा फंसाया हुआ है कि नहीं ये अपने आप को इंजीनियर समझ रहे हैं, ना कुछ और, न सरकार के जो पढ़े हुए कायदे और कानून हैं उनको समझ रहे हैं और न सरकार इनकी बात समझ रही है। क्योंकि सरकार के कायदे और कानून में कुछ ऐसा निकल के सामने आता है कि इन्हें अपना मुस्तकबल अंधेरे ही अंधेरे में, यानी गुप्त अंधेरे में नजर आता है। ये इंजीनियर हैं, लेकिन इन इंजीनियरों का हाल है वो यही लोग बता सकते हैं। और फिर इनसे एक तरह का जो सरकार बेगार ले रही है, उस बेगार को लेकर भी इनके अपने ही और इनके घर वालों की हालत जो है वो काबिल दीद है, काबिल रहम भी है। और आज मुजाहरे आज भी थे और आगे का भी बता रहे हैं ये इंजीनियर, नरेगा इंजीनियर हैं, और बता रहे हैं कि आज भी हमने कुछ नारेबाजी की, आगे भी करेंगे अगर सरकार ने सुनी नहीं, क्योंकि ये सरकार जब तक ने इसके कान में कुछ बजाया जाए तब तक सुनती नहीं है। तो बजाने की बात इंजीनियर कुछ इस से कर रहे। अब हमारी गुजारिश है जी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से, जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, उनसे हमने बहुत सारी बार मुतालबात भी किए थे, प्रोटेस्ट भी किया था। उन्होंने हमारे पास हमें वादे भी किए कि आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, इस डिपार्टमेंट में जम भी करेंगे, ये भी करेंगे, बहुत सारे वादे किए, लेकिन आज तक वो सारे वादे खोखले साबित हुए। इसलिए हम आज सड़कों पर उतर आए। हम पिछले 20 दिन से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। वजह यही है कि हमारी तनख्वाह, आपने इंजीनियरों को देखा होगा, और जब ये कॉलेज से लेके आरईसी वगैरह में हुआ करते बड़े स्मार्ट हुआ करते थे, इनके कॉलर, इनका सब कुछ बड़ा नए ज़माने का हुआ करता था। लेकिन आज इनके चेहरे से मायूसी दूर से साफ दिखाई देती है, क्योंकि जब ज़िंदगी की दौड़ में आए तो सबसे बड़ी इस दौड़ में रुकावट जो है वो सरकार के वायदे, सरकार कायदे और कानून आए। किसी और मुल्क में होते तो बड़ा नाम होता, बड़े पेपर सामने आए होते, लेकिन ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में खींचने वाले ज़्यादा हैं, आगे बढ़ाने वाले बहुत कम हैं, और खींचने वालों में पहले ही सरकार का नाम लिया जाता है। लेकिन आपको बताएं कुछ जगहों पे सरकार के कुछ पायदान अच्छे भी दिखाई देते हैं। हमारे इग्नो का पायदान भी कुछ आगे बढ़ रहा है, और इग्नो एक ऐसा इदारा है जहां पूरा मुल्क या दुनिया के लोग, नौजवान जुड़ते हैं तालीम हासिल के लिए। और श्रीनगर में आज डॉक्टर शाहनवाज ने रीजनल डायरेक्टर इग्नो के ओहदे का चार्ज भी संभालते हुए यहाँ ये भी बताया कि कश्मीर की सूरत और निज़ाम तालीम में इग्नो का एक अहम किरदार माजी में भी रहा है और आइंदा भी इसका स्कोप भी है। यहाँ उन्होंने बताया कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का हर दूसरा शख्स इग्नो के साथ जुड़ा है, और खास तौर पे कोविड के दौरान इग्नो का जो रोल रहा है वो रोल और वो जो है वो हर किसी को याद रहना चाहिए। तो यूजीसी ने जो नई रेगुलेशंस निकाली है उसमें हमारे पास एक एवेन्यू, एक तरीके की अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से भी बन गई है कि जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट्स अब ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसके चलते हम जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है डिफरेंट में, तो वो और एक कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अगर वो ऑलरेडी एक कर, इग्नो तालीम को फरोग देता है और कुपवाड़ा में तालीम को रोकने के लिए सरकार ही कहीं न कहीं आड़े आ रही है। हम आपको कुपवाड़ा का नया बस स्टैंड, जहां से बाज़ाब्ता तौर पे डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के लिए रास्ता निकलता है, उसकी तस्वीर दिखाते हैं। रिगीपोरा का ये बस स्टैंड और इसकी तस्वीर जो डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा की तरफ जाती हैं, ज़रा देखिएगा आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अब तस्वीर आना शुरू हो जाएंगी, और ये तस्वीर खुद बयान करती है कि कॉलेज तक पहुंचने के लिए ये है तस्वीर कुपवाड़ा के डिग्री कॉलेज के तरफ जाने वाले रास्ते की। इस रास्ते से होके गुजर के बच्चों को डिग्री कॉलेज आना पड़ता है ताकि तालीम हासिल कर सकें। ये रिगीपोरा का बस स्टैंड, कुपवाड़ा रिगीपोरा बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड है। और जब यहाँ पे पैसेंजर गाड़ी या सोमो किसी स्टूडेंट को छोड़ती है, ड्रॉप करती है, तो उसके बाद इस तूफान से गुजर के उसे डिग्री कॉलेज पहुँचना पड़ता है। और फिर जब उसके सफ़ेद बर्फ जैसे कपड़ों पर जब ये दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसको तालीम में कितना मज़ा आता होगा
कितना मन भरता होगा तालीम से, और यूं ही वो अपने आप को भी कोसता होगा और शायद अपने वालिदैन को भी, जिन्होंने उससे कुपवाड़ा की डिग्री कॉलेज में दाखिला दिलाया है। और दाखिला इसलिए दिलाया था कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। लेकिन जिन पहाड़ों से गुज़र के, ये पहाड़ ही कहे जा सकते हैं, यहाँ से गुज़र के जब वो डिग्री कॉलेज पहुँचता है या जब वहाँ से वापस आके वो अपने घर के लिए जाना चाहता है, तो उसका इस पानी से क्या हाल होगा। भला हो कुपवाड़ा के R&B डिपार्टमेंट का, म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा का, जो 2 गाड़ियाँ यहाँ रेत की नहीं डाल सके हैं। अगर यहाँ 2 से 3 टिप्पर यहाँ रेत के डाल दिए होते, पत्थरों के डाल दिए होते, तो शायद बच्चों को चलने में परेशानी नहीं होती। लेकिन कुपवाड़ा है, वहाँ सुनना कम जाता है, सिर्फ बताया जाता है। ज़रा सुनते हैं मुकामी लोग क्या बता रहे हैं, क्योंकि सरकार सुने तो सुने और कुपवाड़ा की इंतज़ामिया कहें चिल्लू भर पानी में ना डूब मरे। ख़ासतौर पे कुपवाड़ा की म्यूनिसिपलिटी जो दावे तो करती है, ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने है। तो यही डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी वालों से गुजारिश कर रहे हैं सर, कि जो ये रोड है, ये मेन रोड है इस टाइम, कॉलेज रोड, मेन रोड जा रहा है कॉलेज के लिए सर। न्यू बस स्टैंड रगीपुर है सर। पिछले तकरीबन 10 साल से तकरीबन ये ऐसे ही पड़ा हुआ है सर। हर कोई आ रहा है, दावा कर रहा है, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ चाहे। कुपवाड़ा के डीसी साहब नए आए हुए हैं, इसमें हमें 5 साल से ये हाल है और ये पिछले डीसी साहब का भी हाल ऐसा ही है। और कुपवाड़ा की म्यूनिसिपलिटी के हवाले से हम बता रहे हैं कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसको ये नज़र नहीं आ रहा है, इतना कुपवाड़ा के टाउन से वो पैसा वसूल करती है, टैक्स से लेके एंट्री फीस के नाम पर, और कहीं पे रेत की 2 टिप्पर 2 गाड़ियाँ नहीं डाल सकती है। लेकिन आपको बताएं, ऐसा हाल अच्छा बल को करनाग में नहीं है। और अच्छा बल के पुशरू के इलाके में लोग खुश हैं, सरकार ने सड़क बनाई है, लेकिन अब ड्रेनेज की मांग की जा रही है। और आज भी वो हमारे ज़रिए सरकार से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और दूसरे अहदेदारों से अपील कर रहे थे कि सड़क पे इतना पैसा खर्च कर दिया, थोड़ा और सही, ज़रा थोड़ा सा और, ताकि इलाके का ड्रेनेज भी बन सके और ये सड़क फिर लंबी उम्र की हो जाए। नहीं तो ड्रेनेज नहीं हुआ तो जल्दी ये सड़क फिर खिसक जाएगी और लोगों को फिर परेशानी होगी। बस रोजान पहलू कूठर पुशर अंदू यथ रोडस कचा अहमियत लुकन नजरन मज डिपार्टमेंटस पे हमेशा रुजू कर 12 अवकाफन जर्नल अवकाफस ते ये रोड बन तो मगर लुकन हूं ताउन खुशकिस्मती यथा तूर पे ठेकेदार मोहम्मद यकूब शेख साहब तम। चलिए, इनकी खुशकिस्मती थी, सड़क बनी, लेकिन अभी कुछ और करने की ज़रूरत है। माई बाप इतना किया है, कुछ और कर दीजिए, ये मुकामी लोग बता रहे हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, हमारे क्लास 4 के एस्पिरेंट्स थे और पिछले दिनों बड़े खुश थे जब खालिद जहांगीर श्रीनगर में SSB के डायरेक्टर चेयरमैन हुआ करते थे, बता रहे थे कि फटाफट में काम हुआ। इधर खालिद जहांगीर तब्दील होकर कुपवाड़ा पहुँचे, इधर SSB का मामला फिर खटाई में पड़ने लगा। और फिर जो लिस्ट खालिद जहांगीर ने 15 दिनों में जारी की थी, उस लिस्ट में थोड़ी सा करेक्शन करने के लिए अब 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग रहा है। और ये मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वही 4th क्लास के जो एस्पिरेंट्स थे, क्लास 4 जो एस्पिरेंट्स थे, आज लेके आए हुए थे। कल शाम से लेके सुबह तक मीडिया से गुजारिश कर रहे थे कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए कि SSB निकम्मा हो चुका है, अब वहाँ पे काम नहीं होता है, अब वहाँ की सूरत हाल बदल चुकी है। वक्त का मैं उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, क्या बता रहे थे SSB के बारे में। सर, जो 2020 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 1 जारी की थी, जिसमें 8,575 कैंडिडेट्स जो है वो रिक्रूट करने थे, जो कि बताया जा रहा था कि कश्मीर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होगी। उसमें क्या हुआ सर, 2021 में 5,175 पोस्ट जो है वो फिल किए गए, जबकि अमित शाह साहब को यहाँ पे आना था। उसके बाद 3,400 कैंडिडेट्स जो है उसका लिस्ट जो आना था, तो उन्होंने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। उसके बाद सर इसी साल में फरवरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनको अप्रूवल दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आना चाहिए 3,400 कैंडिडेट्स का। सर 12 फरवरी को हमारा DV का लिस्ट आता है। SSB अपना काम जो है वो स्मूथली कर रही थी। 24 मार्च तक हमारी DV जो है वो कंप्लीट हो रही है। उसके फरवरी और मार्च में काम स्मूथली हो रहा था SSRB में, ये वहाँ के एस्पिरेंट्स बता रहे। लेकिन अब जो है, अब जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उस रफ्तार से लोगों को डर लग रहा है, शक हो रहा है कि कहीं वो इधर ही ओवर एज न हो जाएं और SSB उसी फाइल में
फंसा हुआ हो, ऊपर नीचे फाइलों में जो एरर्स हैं, ओमिशंस हैं, उसको ठीक कर रहा हो। और नाज़रीन बताएं, देख रहे थे आप जे के स्पेशल सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से। वक्त कम है इसलिए वापस आपको दिल्ली लिए चलता हूं, और भी खबरें हैं दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ रहेंगे मेरे साथी, लेकिन श्रीनगर से दीजिए मुझे इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।